अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हालचाल? शदीद ठंड पड़ रही है, ऐसे में कुछ चेंजेस किए गए हैं पर्टिकुलरली पंजाब में। अब ये इत्तलात हैं, इत्तलात क्या है, कंफर्म हो गया है कि क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और बच्चों में नमूनिया वगैरह फैल रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है, फिर कोविड के कुछ केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके पेश नज़र सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें बिल्कुल छोटे बच्चे, मतलब जूनियर क्लासेस जो होती हैं ना, प्रेप, नर्सरी और क्लास 1 के बच्चों को अब उनकी छुट्टियां एक्चुअली 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं, यानी कि उनकी छुट्टियों में 9 दिन का इजाफा कर दिया गया है। फिर कुछ दीगर इंस्ट्रक्शंस भी आई हैं सामने और ये कहा जा रहा है कि भाई क्लासेस में जो स्टूडेंट्स होंगे, जो टीचर्स होंगे और जो स्टाफ होगा वो गर्म कपड़े तो नेचुरली पहनेंगे ही और उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी कि भाई यूनिफॉर्म का कोट हो और यूनिफॉर्म की जैकेट हो या यूनिफॉर्म का अपर हो, जिसमें भी बच्चा कंफर्टेबल हो। कल भी हमने ये बात की थी, उठाई थी कि अगर किसी के 4 बच्चे 3 बच्चे हैं, मतलब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, महंगाई का आप आलम देखें, अगर स्कूल के कोट्स वगैरह ख़रीदने जाएं तो 10-15 हज़ार रुपये पर कोट की बात पहुंचती है। सो वट एवर यू कैन वेयर, यू आर अलाउड टू वेयर। कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप अपने घर की अपर जैकेट कुछ भी पहनना चाहें आप पहन सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप अपने आप को ठंड से बचा रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और अगर कोई बच्चा बीमार है तो स्कूलों को पाबंद किया गया है कि उस बच्चे को उसके वालिदैन को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो स्कूल वापस आने में जल्दी करे। जब तक वो बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हो जाता उसको स्कूल आने नहीं दिया जाएगा। इसका बाकायदा बाय द वे नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है और 31 जनवरी तक असेंबली और तमाम आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बंद रखने की हिदायत की गई है, यानी 31 जनवरी तक, इस महीने के आखिर तक जो आउटडोर सहन में या लॉन में या ग्राउंड में असेंबली वगैरह होती थी ना, उसको भी कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। 19 जनवरी तक किसी भी किस्म के इम्तहानात भी नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे बीमार हो रहे हैं, फिर हर्ज होता है, वालिदैन परेशान होते हैं। सो ये तो वो इक़दामात हैं जो पंजाब में सर्दी के पेश नज़र किए गए हैं। सो वालिदैन को भी ज़रा एहसास करना चाहिए। ज़रा हमारे देसी पेरेंट्स को होता है कि बच्चे का हर्ज हो रहा है, होता भी है, लेकिन अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसको आप स्कूल ना भेजें, उसको स्कूल भेजने पर ज़ोर ना दें, क्योंकि बाकी बच्चे जो वहाँ मौजूद हैं वो उस बीमारी की ज़द में आ सकते हैं और आपको नहीं पता, इंशाल्लाह आपका बच्चा तो जल्द सेहतियाब हो जाएगा। कोई और बच्चा हो सकता है जिसकी इम्यूनिटी कम हो, जो कमज़ोर हो, उसकी हालत बिगड़ जाए। सो जस्ट बी अ लिटिल कॉशियस। और अपना तो सोचा ही करें, लेकिन अपने इर्द गिर्द का जब हम सोचने लगेंगे ना, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का सोचने लगेंगे, तो हमारी डिसीजन मेकिंग तब्दील हो जाएगी और वो होगी अच्छी वाली डिसीजन मेकिंग। कल से फाइनली, जस्ट बाय द वे, वैसे आपको पता ही होगा क्योंकि हम तो यहाँ रोज़ इस पे तवील तकरीर करते हैं और बात करते हैं और डिस्कशन होती है, सवाल होते हैं, तज्ज़िये होते हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज़ शुरू हो रही है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रुनमाई कर दी गई है। लेट्स वॉच इट टुगेदर। ज़रा क्लोज़अप आएगा तो हम ट्रॉफ़ी पे तबसरा करेंगे। बट ऑकलैंड के बादल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, बस ठीक ही है, ओके, एज लॉन्ग एज वी विन इट वी डोंट माइंड इट। सो या बस हमें जीतना चाहिए। अच्छी, इससे ज़्यादा भी हमने खूबसूरत ट्रॉफियाँ देखी हैं, बट इट्स ओके, वी वुड टेक इट एज़ वेल। हम ये भी लेंगे। शाहीन आफरीदी हमें नज़र आ रहे हैं, कीवी कप्तान केन विलियमसन इसमें नज़र आ रहे हैं। दोनों टीमों के दरमियान कल पहला T20 ऑकलैंड में खेला जाएगा। दिस इज़ आवर फेवरेट फॉर्मेट। ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाता है मैच, कोई बहुत ज़्यादा फॉलो अप नहीं करना पड़ता, एंड वी नो दैट वी आर गुड एट इट। सो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम ये सीरीज़ अपने नाम करेंगे। फिर रिकॉर्ड भी हमारा बहुत अच्छा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, एज इन निस्बतन उनसे बेहतर है। फिर साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि ऑकलैंड में चूँकि हमारी नेचुरल टीम मौजूद है, कल से सीरीज़ का आगाज़ होना है, उनका बड़ा ज़बरदस्त वेलकम किया गया, बड़ा रिवायती अंदाज में। और हाका डांस न्यूजीलैंड की पार्लियामान में भी मैं देख रहा था, एक यंग वज़ीर हैं, उन्होंने हाका जो है ना वो परफॉर्म किया पहले ही दिन, प्रॉबली अपनी ओथ टेकिंग के या बाद में। बट यू नो हाका डांस इनका बड़ा एक रिवायती डांस है नेटिव्स का। और कौमी क्रिकेटर्स को न्यूजीलैंड के रिवायती कल्चर के बारे में बताया गया। इस्तकबालिये के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी जो हैं बड़ी फ्रेंडली मूड में नज़र आए हमें, एंड एवरीबडी सीम्ड टू बी टॉकिंग टू ईच अदर, एंड कुछ पिक्चर्स भी हुई। द बॉयज़ लुक नाइस, आई रियली लाइक दिस कॉम्बिनेशन, खाकी पैंट्स एंड ग्रीन शर्ट्स, अच्छे लग रहे हैं सारे, ज़बरदस्त लग रहे हैं। और उसके बाद कुछ गपशप लगी और फिर फ़ोटो सेशन भी हमने देखा कि दोनों कप्तानों का हुआ। कौन भेज रहा है बाय द वे ये फुटेजेस? पीसीबी भेज रहे हैं, हमारे कोई साथी मौजूद है वहाँ पे।
अच्छा जी, ये थी दोनों की ग्रुप फोटो। बहुत सी खबरें आ रही हैं कि भाई क्या कॉम्बिनेशन ट्राई किए जा सकते हैं, ओपन कौन करेगा, कौन सी जोड़ी होगी, वन डाउन कौन आएगा। आप ज़रा ये बता रहे हैं कि पहले टी20 मैच में रिवायती बैटिंग ऑर्डर, कुछ डिफरेंट ऑप्शंस और बॉलिंग पे भी कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आजमाए जाने पर गौर हो रहा है। स्पिनर उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज शामिल होंगे, 4 फास्ट बॉलर्स मैदान में उतारे जाएंगे। टीम मैनेजमेंट ने दौरे न्यूजीलैंड पर ओपनिंग जोड़ी को तब्दील करने का फैसला किया है। लेट्स सी, इट कैन बी रियली फ्रूटफुल एज वेल। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान के साथ नौजवान साइम अयूब इनिंग का आगाज़ करेंगे और ये भी कहना है सोर्सेस का हमारे कि बाबर आजम तीसरे और फ़खर जमान चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए तैयार हैं। आजम खान अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा बने तो नंबर 5 पर बैटिंग के साथ विकेट कीपिंग भी करेंगे। So yes, Rizwan would be there as well, as he is also a wicket-keeper batter and also the vice captain of the team. But अगर आज़म होंगे तो आज़म विकेट कीपिंग करेंगे और रिजवान फील्डिंग करेंगे। ही इज़ अ ग्रेट फील्डर बाय द वे एज वेल। ओपनिंग बैटर फ़खर जमान समझते हैं कि बेहतरीन खिलाड़ी होने के बावजूद वर्ल्ड कप के लिए हमें बैकअप तैयार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए जी। आई एम ग्लैड कि सब लोग टीम का सोच रहे हैं और सबकी नज़रें वर्ल्ड कप में। आप खुद देखें जो जिस तरीके से बाबर रिजवान खेल रहे हैं और माशाल्लाह जो साइम जिस तरीके से खेल रहा है, तो मैं खुद को इस टाइम पे मतलब इस जगह पे फिर लकी भी फील करता हूँ कि यार अगर आपकी ओपनिंग में जगह नहीं बन रही तो फिर आपको वन डाउन ट्राई कर रहे हैं। फिर अगर वन डाउन में फिर बाबर या रिजवान जैसा प्लेयर आता है तो फिर आपको 2 डाउन आ जाते हैं। आप बाबर और रिजवान का उनने जितनी परफॉर्मेंसेस दी है, नंबर तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उनका मेरे ख्याल में 2-3 साल में तो उनका जो अगर बैकअप आप बोले, बैकअप तो तैयार किया जा सकता है, लेकिन उनकी जगह लेना मेरे ख्याल में बहुत इतना आसान नहीं है। वर्ल्ड कप आ रहा है तो हमारे पास जो 15 से 20 मैचेस है उसमें बिल्कुल मेरे ख्याल में इनको देखना चाहिए और जो नए लड़के आएँ उनको भी देखना चाहिए, ताकि वर्ल्ड कप में ये ना हो कि आप डायरेक्ट किसी को खिलाओ। कल चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया कि पीएसएल राइट्स पिछले साल की निस्बत 3 अरब से ज़्यादा में फ़रोख्त हुए हैं। आई गेस डॉलर प्राइस तो कम हुई है, लेकिन अदरवाइज़ रुपीज़ में ज़ाहिर ज़्यादा हुए हैं। लेकिन जो टारगेट पीसीबी ने सेट किया था ना, उससे थोड़ा सा कम में बिडिंग हुई है। दौरा ऑस्ट्रेलिया से मुतालिक उनका कहना था कि नए लड़कों को आजमाना पाकिस्तान के लिए अच्छा तजर्बा रहा है। हमने जो उसके साथ जो फ्रेश टैलेंट भी हमने डाला, 4-5 प्लेयर्स थे हमारे, उनकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई और उनको भी ओपनिंग मिली इंटरनेशनल जो ग्राउंड्स पे खेलने की, तो एक बच्चों को इनकरेजमेंट मिलती है। आई थिंक लास्ट 35 ईयर्स या कितने पाकिस्तान 28 ईयर्स में नहीं जीते हम। तो अभी जो इसकी हम बेहतरी करना चाह रहे हैं, ये उसमें पहला कदम है कि हमारे जो अंडर 19 है, कल ये बच्चे आए तो कल को इन्होंने बड़ा होके नेशनल टीम में आना है। तो जब लोकल कंडीशन से उनकी एक एक्सपीरियंस एक्लेमेटाइज हो जाएंगे तो दैट दे कैन रियली परफॉर्म और कंट्रीब्यूट टू द नेशनल टीम ऑल्सो। ये है जी सूरत हाल, और ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान T20 की मजबूत टीम समझी जाती है, लेकिन आखिरी वर्ल्ड कप हमने 2009 में जीता था, यानी वर्ल्ड कप का फातिह बने हुए भी अब 15 साल हो गए हैं। T20 क्रिकेट भी तेज़ी से बदलती जा रही है, जारहाना अंदाज मकबूल हो रहा है। आई गेस बहुत से लोगों को याद होगा यूनुस खान वाला वर्ल्ड कप, जिसमें बड़ा ही हमने सब ने सेलिब्रेट किया था। वी विश टू सेलिब्रेट अगेन। मुख्तलिफ ऑप्शंस ट्राई किए जाएंगे, जदीद अप्रोच इख्तियार करना पड़ेगी अगर हमें वर्ल्ड कप पे निगाहें टिकानी हैं तो। सिकू हमारे साथ हैं जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सिकंदर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कुछ और आप अकेले हैं आज? जी आज मैं अकेला हूँ। इंशाल्लाह हुमा वुड बी जॉइनिंग अस बैक फ्रॉम मंडे, सो जी तब तक मैं और आप हैं ना, मैं अकेला का हूँ, आप हैं मेरे साथ, तो फिर इतने हमारे चाहने वाले हमारे साथ हैं जो हमें लिखते रहते हैं एक्स पे @Jio पाकिस्तान TV पे। हम कुछ ज़राए से खबरें बता रहे थे अभी सिकंदर कि ओपनिंग रिजवान एंड साइम करेंगे, फिर वन डाउन कौन आएगा, फिर फ़खर की अभी गुफ्तगू भी सुनाई। ये जो चेंजेस अब तक प्रपोज किए जा रहे हैं, वैसे ओवरऑल तो अच्छी ही नज़र से देखा जा रहा है इन बातों को। ये तो अब्दुल्ला, एक तो मेरी भी खुशी हुई, कल हमने जो प्रोग्राम किया था याया के साथ, उसके अंदर फ़खर की काफ़ी सादात चीज़ें हमने सुनाई उसने, और बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, बड़ा सेंसिबल मुझे लगता है। फ़खर जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह उन्होंने बात की, बहुत चीज़ों को अच्छी तरह डिस्क्राइब किया, और यही बात उन्होंने भी की जो मैं कहने जा रहा हूँ कि देखें जो बाबर हैं वो और रिजवान, ये हमारे एक रेगुलर ओपनर हैं,
इनको कोई नहीं हटा रहा। हमारे पास 13 मैच है वर्ल्ड कप से पहले। तो मेरी भी एडवाइस है क्रिकेट बोर्ड को, हफीज को, जो भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं, कि आप 9 मैचों में, 8 मैचों में जो भी कॉम्बिनेशंस नए बच्चों को ट्राई करना है कर ले, उनमें से आपको नए बच्चे मिल जाते हैं। और आखिरी के जो 4 मैच हैं उसमें आप अपनी एक पक्की टीम बना के ना वो उतार दें, जो आखिरी के 4 वर्ल्ड कप से पहले मैच है। और दूसरी चीज ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, लोग कह रहे हैं कि जी क्या जरूरत है जी बाबर को हटाने की। देखें, अचानक अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, क्या हुआ वर्ल्ड कप में, सब नसीम शाह कर रहे हैं, गच्चे उनकी कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है, मगर वो इम्पैक्ट बॉलर है, वो अनफिट हुआ है। पूरी जो हमारी बॉलिंग, बकौल क्रिकेट के एक्सपर्ट्स के, जी हमारी बॉलिंग जो है वो पूरी कोलैप्स कर गई। ऐसे होना नहीं चाहिए था। तो हमें इस किस्म की सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। हर एक को रेस्ट भी दें और लड़कों को मिक्स एंड मैच करके चलाते रहें, और आखिरी के 4 मैच में आप अपनी पूरी टीम उतारते हैं, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। आज इस जो कल का जो मैच है उसमें साइम अयूब ओपन कर रहे हैं रिजवान के साथ। अगले मैच में हो सकता है रिजवान नीचे 1 डाउन आ जाए, बाबर ऊपर चले जाएं। इस किस्म की कॉम्बिनेशन करके आप हर लड़के को अच्छा मौका दे दें, तो आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। होपफुली यस, वर्ल्ड कप की तैयारी पे ही सबकी नज़रें मरकूज़ हैं। इससे पहले सिकूम अक्सर बात करते थे और हमें लगता था कि ठीक है ये टीम तो है, लेकिन एट द सेम टाइम खिलाड़ी अपने लिए भी सोचते हैं और अपनी परफॉर्मेंस पर भी नज़र जमाते हैं। अब फ़खर ने जिस तरह कल मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम ग्लैड कि मेरी इस नंबर पे भी जगह बन रही है। फ़खर भी आपको पता ही है कि स्पाई के प्लेयर हैं। नाउ दिस सेंस ऑफ बीइंग अ टीम एंड यू नो स्ट्राइविंग टू विन द वर्ल्ड कप, ये आपको कुछ चेंज लग रहा है, या ये शुरू से आप देखते थे कि भाई सारे लोग सिर्फ टीम के लिए फैसला कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं सोच रहा कि किस नंबर पे आएगा किस नंबर पे नहीं आएगा? नहीं जी, 3 साल पहले तक तो ये ऐसी बात हो ही नहीं रही थी। जब भी तो मैंने देखे सबसे पहले मैं इसलिए आपसे उगलवाना चाह रहा था, हम पहले डिस्कस करते रहे ना। स्टेटमेंट अच्छा, हाँ मुझे ही फंसाया। अच्छा, जो इसीलिए मैंने सबसे पहले फखर का ही जिक्र किया, इसलिए कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त अच्छी बात की है कि मैं ओपन करता हूँ मगर मैं नंबर 4 पे भी खेल रहा हूँ। मतलब मुझे फखर है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, विच इज वेरी गुड। मतलब यही एटीट्यूड हर एक का होना चाहिए कि देखें आप वहाँ मौजूद हैं, ये किसी की जगह पक्की सिमेटेड नहीं है, आपको कभी कभार फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और 3 साल पहले तो आपको पता है कि हम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले, नेपाल के खिलाफ भी वही टीम खेलती थी हमारी, वही टीम, वही लड़कों की पोजीशन। तो ये चीजें जिससे हमारी टीम डिस्टर्ब हुई, फायदा क्या हुआ? वर्ल्ड कप के अंदर हमारी परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो ये चीजें चेंज होनी चाहिए थी, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए था। हफीज लग रहे हैं मगर कुछ चीजें उनकी जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी मजेदार नहीं है। वो एक्सपोज कर देते हैं ना चीजें कि लड़के सो रहे हैं, ये क्या हो गया, फला क्या हो गया, ये ना करें। चलें, ही also learn, I guess with time. नहीं देखें, इसीलिए कि उनको तजुर्बा नहीं था कहीं काम करने का, तो कुछ चीजें जो है वो अंडर द कार्पेट डाल दी जाती हैं। खामोशी के साथ लड़के को फाइन लगाया, उसको वहीं ठोक दिया, उसको वहीं दबा दिया, बात को अब अखबारात में नहीं आती। इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। अब मेरा एक मशवरा है अब्दुल्ला, मुझे नहीं पता कि आपने कप्तानी के बारे में सवाल करना है। जी जी कर लेते हैं, आप शुरू ही कर ही दिए तो बात बताएं, आप क्या आपका इजहार ख्याल करना चाहते हैं? शाहीन का सर्टनली पहला इम्तिहान है, ही सीम्स प्रीटी कॉन्फिडेंट एज वेल, डोमेस्टिक में परफॉर्म्स कर चुके हैं, लाहौर कलंदर के लिए तो बहुत ही लकी साबित हुए हैं, होपफुली इसमें भी साबित होंगे हमारे लिए, टीम पाकिस्तान के लिए। देखिए, कल ये जिक्र हो रहा था, हम जो क्रिकेटर्स जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी शाहीन के पास पोटेंशियल है, हमने उसको PSL में देख लिया, 2 ट्रॉफियां वो जिता चुका है, उसके अंदर वो पोटेंशियल है टू बी अ कैप्टन नंबर 1। अब मेरा जो मशवरा है हफीज को, जो क्रिकेट बोर्ड को, मतलब क्रिकेट बोर्ड चाहे तो हफीज से बात कर ले कि हफीज साहब आप उसको 2 मैचों के लिए छोड़ दें, आप अपनी एक टीम बनाएं जिसमें आप हों, और सईद अजमल है वो भी बहुत बड़ा क्रिकेटर है, और उमर गुल है वो भी बहुत बड़ा क्रिकेटर है। आप 3 मिलकर उसको ये बोले, आप तो डायरेक्टर हैं, आप उनको कहें 2 मैच तुम अपनी कप्तानी में खेल कराओ, उसको आप मॉनिटर करें। देखें अभी बहुत लंबा सफर है टू द वर्ल्ड कप, अभी से यानी कि इन मैचेस में से 2 मैचेस आप बिल्कुल शाहीन को डिसीजन मेकिंग पावर सारी की सारी दे दें, यही कहना चाह रहे हैं? ठीक, हाँ, ये पूरी उनको डिसीजन दे दें कि आप अंदर जाके कप्तानी ऐसे करें, अपनी मर्जी से करें जो खेलना चाहे। उसके बाद आप उसको मॉनिटर करके नोट डाउन करें चीजें, और फिर आप उसको बिठा के एक मीटिंग करें कि देखो बेटा तुमने ये चीजें की, ये गलत थी, ये सही थी, इसको आप चेंज करो, देन यू एंटर, लेट हिम डू इट।
हाँ, उसके ऊपर because you know it is not that he has not proved himself. PSL में एक लाहौर कलंदर जैसी टीम जो हारती चली जा रही थी, obviously उनकी मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है, but शाहीन was the captain. इस फैक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए वहां पर जो लाहौर कलंदर की जो ऑफिशियल्स है ना, बड़े फ्रेंडली हैं, जितना मैं उन लोगों को जानता हूँ। मतलब आतिफ है, समीन है और वो आकिब जावेद बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम हो सकता है कि इतना फ्रेंडली ना हो, मगर आप उस लड़के को 2 मैच दे दें। देखें 13 मैच हैं वर्ल्ड कप से पहले, आप 2 मैच देखकर देखें क्या वो उसकी कप्तानी कुछ चेंज करता है, या हो सकता है वो भी वही करे जो आप कर रहे हैं। मे बी लेट्स सी, वो करना चाहते हो और अच्छा करे। यू नेवर नो, मतलब वो उससे भी अच्छा करे अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मैं सोच रहा हूँ कि अब हम ये सजेशन कैसे पहुंचाएं हफीज तक। आपके पास व्हाट्सएप है? आप भी ट्वीट कर दें, मैं भी करता हूँ। ये जब मुझे मिलेगा ये क्लिप तो मैं उसको भेजते हैं कि भाई आप ये करें। हाँ, तो देखिए तो उसमें टैलेंट क्या है। अच्छा, अब ये बताइए, हम इससे पहले आपको याद है ना करते रहे थे बात कि भाई 2 विकेट कीपर एक साथ खिला दें, 2 विकेट कीपर एक साथ खिला दें। अब ये मैं तो बहुत कहता था। हाँ, इसमें मुख्तलिफ आ रहा, एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन, बट इसमें मुख्तलिफ आ रहा सामने आती थी। लेकिन अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि इफ़ आज़म एंड रिजवान गेट टू प्ले टुगेदर इन 1 मैच, तो फिर आज़म कीपिंग करेंगे, रिजवान फील्डिंग करेंगे और बैटिंग करेंगे। देखें रिजवान हमेशा फील्डिंग करते रहे टेस्ट मैचेस में। बिल्कुल, बहुत अच्छे फील्डर हैं वो, बड़े फुर्तीले फील्डर हैं। एक दफा बहुत सख्त किस्म का प्रोटेस्ट किया था कि ये एक टेस्ट क्रिकेट चल रही है, लड़के नौजवान बाहर बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में ग्राउंड नहीं देखा, टेस्ट क्रिकेट का एटमॉस्फेयर नहीं देखा, और फील्डिंग करने विकेट कीपर जो रिजवान खुद अंदर आ गए। ये नहीं होना चाहिए था उस वक्त, बहुत बड़ी गलती थी ये। मैं आज भी कहता हूँ ये गलत है क्रिकेट के जो एटिकेट्स होते हैं उसके मुताबिक। मगर चले, अब वो फील्डिंग करेंगे, बहुत अच्छी बात। मगर आजम के ऊपर भी अब प्रेशर है। आजम विकेट कीपर एंड अ पावर हिटर है। नाउ ही हैज टू प्रूव, जब उनकी बारी आए, 5-6 मैच, 5 मैच तो इस सीरीज के हैं, कि जब भी उनकी बारी आए तो वो पावर हिटिंग करके दिखाए। He has been performing really well in domestic, you know that. नहीं, बट पाकिस्तान के लिए करना है ना। अगर पाकिस्तान में जगह बनानी है तो ही हैज टू परफॉर्म इन पाकिस्तान। अच्छा, ये उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज वाला डिसीजन आपको ठीक लग रहा है? देखिए उसामा मीर को थोड़ा सा वर्ल्ड कप के अंदर इतने अच्छी बॉलिंग नहीं की, शायद इसकी वजह हो सकती है कि वो उनको खिलाना चाहते हैं। अभी बहुत मैचेस हैं, उनको भी देख लेंगे। नवाज के साथ ये एक एडवांटेज है कि वो थोड़ा फ्लैट बॉल करते हैं और T20 के लिए वो बेहतर नजर आते हैं, तो उनको मेरे ख्याल से कोई नॉट अ बैड चॉइस। अभी बहुत मैचेस हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मिल जाएगा, उनको मिलना चाहिए। देखिए मैंने टीम को ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो वो लड़के हैं बाबर, फखर, रिजवान, इफ्तिखार, जो कि रेगुलर खेलते हैं। बाकी 4 बैट्समैन हैं, फरहान, आजम, साइम और हसीबुल्ला। इन 4 को ना आपने रोटेट करना। तो हसीबुल्ला को आपको लगता है कि मौका मिलेगा? देना चाहिए ना। आजम भी हैं और फिर रिजवान तो चले हैं ही। अब्दुल्ला, यही तो बात मैं कहता हूँ, फिर लेकर क्यों गए आप? सिर्फ घुमाने ले गए कि न्यूजीलैंड आपको दिखा देते हैं, बेटा देख लो न्यूजीलैंड ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता ना। तो आपने जो है इन 4 के टॉप लड़कों को रखना है, और बाकी इन 4 को ना रोटेट करके आप सबको मौका दे दें, पता चल जाएगा। इसी तरह बॉलिंग के अंदर आपके पास 2 लड़के हैं, एक तो अब्बास अफरीदी है और दूसरा जो नया बच्चा, जो वसीम, नया बच्चा तो नहीं है, वसीम, पाकिस्तान टीम के साथ घूम रहे हैं मगर खेलते नहीं है। वो साथ बाहर बैठे रहते हैं, तो फिर बेचारे का फायदा है। कभी हारिस रऊफ को आप रेस्ट दे दें, पूरे वर्ल्ड कप में आपने कहीं उनको रेस्ट नहीं दिया, आप उनको कहीं रेस्ट दे दें। शाहीन को रेस्ट दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहीन रेस्ट कर लेगा, रिजवान की कप्तानी भी नजर आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। पूरी दुनिया करती है, आपके पड़ोसी मुल्क करता है। रोहित शर्मा बाहर बैठ जाते हैं। ऑल इन ऑल वी शुड, ऑब्वियसली हमारा फोकस नेचुरली इस सीरीज को जीतना तो होना ही चाहिए, लेकिन वी शुड मोर फोकस मोर ऑन विनिंग द वर्ल्ड कप एंड प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप। देखिए हाँ, उसके नतीजे में हमें तजर्बात भी करना पड़े उसके लिए, तो हम मेरा ख्याल है करने से गुरेज ना करें इस सीरीज में भी। नहीं सर, तजर्बात करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मतलब जितने कर रहे हैं, अगर बहुत ही कुछ यूनिक भी करना है तो वो भी कर गुजरें। ये ना सोचें कि सीरीज हम हार सकते हैं या मैच हार सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू विन द वर्ल्ड कप। यू नो इट्स लॉन्ग ड्यू नाउ से, है ना। और ये क्रिकेट हम बहुत अच्छी खेलते हैं। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम के बच्चे 4 ओवर की क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। जो छोटा फॉर्मेट है जिसमें ज्यादा पैसे हैं, वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं। तो हमें इसको जो है इसलिए मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। आप हंस रहे हो यार। नहीं, हमें भी बहुत उम्मीद है। हमें भाई एक्चुअली एक मोटिवेशन तो आती है ना जब ज्यादा पैसे होते हैं, तो फिर वो अच्छी परफॉर्म करता है बंदा। सो ये आजकल तो जरूरत भी है सबको। अभी आप दिखा रहे थे क्लिप, तो खैर एनीवे है, क्या कह रहे हैं सेकू?
नहीं, अभी आप दिखा रहे थे ना बच्चों को, आप कह रहे थे कि स्कूल के बच्चों को प्रेशर ना डालें, उनको गर्म कपड़े पहनने दें। मैं तो हैरान होता हूँ कि छोटे बच्चों की पढ़ाई कौन सी ऐसी मुसीबत है कि जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनको जबरदस्ती पढ़ाना। बच्चों को रिलैक्स रखना चाहिए, बिल्कुल चिल करें बच्चे, जब भी वो पढ़ाई अच्छी होती है। कि जो हमारे लिए स्कूल जाना ट्रॉमा ही होता था। आई नेवर लाइक्ड गोइंग टू स्कूल, सो मतलब अब मेरा ख्याल है कि बच्चों को अब वो ज़माना बदलना चाहिए। एंड देयर आर फ्यू स्कूल्स अराउंड अस। मैं बड़ा हैरान हूँ तो माशाल्लाह अल्लाह नज़र ना लगाए, मेरा बच्चा जो है ना, ही इज़ एक्साइटेड टू गो टू स्कूल, विच इज़ द थिंग दैट आई लॉन्ग्ड फॉर ऑल माई लाइफ। सो स्कूल टू स्कूल भी फ़र्क पड़ता है। सो जो लोग स्कूल चलाते ना अब्दुल्ला, मेरे हिसाब से ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। उनको नहीं भेज के दिखाएं कि वहाँ पर किस तरह बच्चे को पढ़ाया जाता है। कोई बच्चा अमेरिका में क्या होता है, स्कूल बैग लेके नहीं जाता, सारी किताबें उनके डेस्क पे रखी होती हैं और फिर उसको सिर्फ एक कागज का टुकड़ा दिया जाता है जिसमें होमवर्क होता है, वो आके करता है, उसके बाद वो फ्री होता है। हमारे यहाँ तो 400 किलो का तो वजन उठा रहा होता है बच्चा बेचारा। चलिए जी, थैंक यू सिकू, हैव अ गुड डे अहेड। आप नाश्ता वाश्ता करें। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान समेत मुल्क के ज़्यादातर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में, बारिश हो नहीं रही है, सर्दी खुश्क है, लोग बड़े तंग हैं। बस अगर आपके घर गैस आती है तो आप बच जाएंगे, अदरवाइज़ आप लकड़ियाँ जलाएँ या इलेक्ट्रिक हीटर के या इलेक्ट्रिक गीज़र के बिल भरें। मैदानी इलाकों में धुंध ने ख़ास तौर पर मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। पंजाब भर में खुश्क सर्दी ने सब कुछ जाम करके रख दिया है। अभी स्कूल्स के औकात कार में जो बच्चों के हवाले से तब्दीली की गई है वो तो हमने तफसील से आपको बताया ही। हद निगाह कम होने से मोटरवेज़ भी कई मकामात पर बंद रहती हैं। परवाज़ें तो पूछें ना, लिटरली लोगों की परवाज़ें कैंसिल हो रही हैं। आगे दोबारा लेने जाएं तो लाखों रुपए की टिकटें मिल रही हैं। मुल्तान सखर मोटरवे को भी बंद करना पड़ा है। बच्चे नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल के पेश नज़र हमने आपको बताया था ना कि 19 तक छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं और मास्क वगैरह मैंडेटरी किया गया है। फिर एग्ज़ाम्स भी बताया जा रहा है कि नहीं लिए जा सकते 19 तक। उम्मे फरवा हमें खून जमा देने वाली सर्दी में लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम उम्मे फरवा, वी रियली अप्रिशिएट कि आप इतनी ठंड में काफ़ी देर से हमारे आपसे बात करने का इंतज़ार कर रही थी। वी कैन सी हाउ पैक्ड यू आर। सबसे पहले तो मौसम बताइए, सर्दी उसी तरह बरकरार है, बारिश की कोई पेश गोई नहीं है? अच्छा, धुंध होती है क्योंकि आपके पीछे अब वो स्मॉग फॉग वाली सूरत हाल उस तरह नहीं नज़र आ रही? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, इस तरह से है कि सर्दी तो बिल्कुल वैसे ही बरकरार है, लेकिन इस टाइम पर इस वक्त धुंध थोड़ी कम है। अच्छा, धुंध का भी तरीक़ेकार कुछ चेंज हो गया है। शहर के अंदर थोड़ी कम होती है और अगर आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो धुंध आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि धुंध मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। इस दफ़ा लाहौर की तारीख़ में एक और तब्दीली आ गई है कि जो मौसम है, दिन के औकात में जो दर्जा हरारत है वो कम होना शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अमूमन ये होता है कि रात के औकात में ही दर्जा हरारत कम होना शुरू होता है, लेकिन ये आज दूसरा दिन है लाहौर के अंदर दिन के वक्त में दर्जा हरारत कम हो रहा है। और यकीन माने, लाहौर आके ऐसे आप मेरे साथ यहाँ आके लाहौर में रहें, थोड़ी देर के लिए गुजारा करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लाहौर जो है वो ऐसे लग रहा है कोई पहाड़ी इलाका यानी मरी है। इस वक्त इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है यहाँ। जी, आई नो, आई स्पोक टू माय मदर, शी इज़ इन लाहौर दीस डेज। वो कहती हैं कि मतलब आप जिस तरह आपने माइक पकड़ा हुआ है ना, हाथ फ्रीज होते हैं लिटरली। यू कांट इवन टेक आउट योर हैंड्स आउट इन ओपन। यही सूरत हाल है आई बिलीव। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और महकमा मौसमियात ने कोई ऐसी खुशखबरी नहीं सुनाई है कि बारिशें होंगी और बारिशों के बाद से ये मौसम जो शदीद सर्दी पड़ रही है लाहौर के अंदर, खुश्क सर्दी है और उसमें कुछ बेहतरी आ जाएगी। और कई दिन हो चुके हैं सूरज भी नहीं निकला और सूरज के ना निकलने की वजह से ये सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं देखने बड़ा में डिप्रेसिंग सा भी हो जाता है अगर कई दिन सूरज ना निकले। जाहिर है आपको सूरज की जो चमक होती है, रोशनी होती है, वो ज़रूरत होती है, चाहिए होती है। स्कूल्स में जो चेंजेस की गई हैं स्कूल्स के औकात कार में बच्चों के लिए, ब्रीफली अगर आप वो हमें बता सकें। हाँ जी बिल्कुल, स्कूलों के औकात में ये तब्दीली की गई है कि 9:30 बजे का टाइम कर दिया गया है और 9:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मुख्तलिफ औकात में बच्चों को छुट्टियाँ दी जा रही हैं। लेकिन सूरत हाल जैसे ही देखने में ये आई है कि कल वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस दिया कि 36 बच्चे नमूनिया से हलाक हो गए हैं और वो बच्चे ज़्यादातर जो कि 6 महीने से कम उम्र है इनकी। नमूनिया तो काफ़ी अरसे से, यानी कि यहाँ पर जैसे ही खुश सर्दी बढ़ी है तब से ही नमूनिया फैला हुआ है। और यहाँ अब्दुल्ला ये एक बात ज़रूर मैं कहूँ कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ हर साल
ये उन 10 ममालिक में है कि हर साल जहाँ नमूनिया होता है, पहली दफ़ा नमूनिया नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह का इस दफ़ा का सर्दी का सीज़न आया ना, उसमें नमूनिया ज़्यादा फैले। अगर उसे वबा की शक्ल कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर जुल्म और सितम ज़रीफ़ी हमारी यहाँ पे ये है कि महकमा सेहत बना हुआ है, और इस दफ़ा जिस तरह नमूनिया फैले, नमूनिया की वैक्सीन ही मौजूद नहीं है। और आप कहीं पे भी डॉक्टर अगर आपको लिख के देता है कि एडवाइस करता है कि जी जो 60 साल से ऊपर अफराद के लोग हैं उनको नमूनिया की वैक्सीन लगा दें, आप लाहौर की किसी मर्जी मार्केट में चले जाएं, आपको नमूनिया की वैक्सीन नहीं मिलेगी। उसकी वजह क्या है कि नमूनिया की वैक्सीन पाकिस्तान में तैयार ही नहीं होती, और इस दफ़ा उन्होंने उसको बिल्कुल भी लेना गवारा नहीं किया। ये सूरत हाल है नमूनिया की वैक्सीन। तो इस पे डॉक्टर जावेद अकरम या उनकी टीम या दीगर जो लोग हैं उनका क्या स्टांस है? अगर नमूनिया इस तेज़ी से फैल रहा है तो व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन कि नमूनिया की वैक्सीन जल्द से जल्द मंगवाई जाए? बिल्कुल इस दफ़ा मंगवाई ही नहीं गई तो कहाँ से आएगी? उन्होंने इस तरफ कोई फोकस ही नहीं किया, तवज्जो ही नहीं दी गई। अब आप ये देखो कि तमाम सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल की ओपीडी के अंदर रोज़ाना हज़ारों मरीज़ आ रहे हैं, और उनमें आधे से ज़्यादा, अगर हम 100 में से 80% कहें ना, तो वो नमूनिया के लोग होंगे। उनमें बच्चे भी शामिल हैं, उनमें बड़े बुजुर्ग भी शामिल हैं और जवान भी शामिल हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई डाटा जो है वो इकट्ठा नहीं किया गया। मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से डाटा लेने की कोशिश की गई तो मुझे जो 24 घंटे के अंदर डाटा मिला, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ लाहौर के अंदर 121 अफराद हैं, और 300 से ज़्यादा अफराद जो है वो पंजाब का डाटा निकला है, और वो भी सस्पेक्टेड है, यानी कंफर्म नहीं है कि उनको नमूनिया हुआ है। और 2 महीने से ज़्यादा हो गया कि लाहौर समेत पंजाब के अंदर नमूनिया फैला, और सबसे ज़्यादा लाहौर में फैला है। और इससे ज़्यादा तो आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएंगे, आपको हर 10-5 घर छोड़ के एक बंदा मिल जाएगा जो बीमार होगा या जिसको नमूनिया हुआ होगा या रिकवर कर रहा होगा। ये डेटा तो आपको सर्वे करने से मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा ही है। और अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में खुद से जाके देखें ना, तो आपको पता चलेगा कि नमूनिया से कितने ज़्यादा लोगों की अमवात हुई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा, ना ही डाटा लेने की कोशिश की है। और सस्पेक्टेड में आप खुद सोच लो कि 700, 300, 121 लोग बताए जा रहे हैं। इतने ज़्यादा लोग नमूने का शिकार हो रहे हैं, तो आप और बच्चों की जो है अपना इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल और मेयो हॉस्पिटल की जो चिल्ड्रन डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ इमरजेंसी में चले जाएं, छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आएंगे और उनको नमूनिया हुआ है, और इतना ज़्यादा रश है कि 2 घंटे से ज़्यादा किसी बच्चे को वो रख नहीं रहे, और उनको नेबुलाइज करते हैं। उसके बाद नेबुलाइज करने के बाद जो है उनको ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत है ऑक्सीजन लगाते हैं, और उसके बाद उसके घर वालों को कहते हैं आप इसको घर ले जाएं और इसके घर जाके ट्रीटमेंट करें। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको जो डिस्क्रिप्शन पढ़नी नहीं आती, उन्हें क्या पता हो कि बच्चे को कैसे नेबुलाइज करना है और कितनी उसका यूनिट डालना है, किस किस मेडिसिन का, उसको भेज रहे हैं। वो घर जाता है, बच्चे की तबीयत फिर ख़राब हो जाती है, जब तक वो हॉस्पिटल में आता है उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ तक कि पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि बच्चे के नीले होंठ हो रहे हैं, तो उसकी ऑक्सीजन लेवल उसका कम हो रहा है, तो हमने फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेके जाना, और किस हॉस्पिटल में लेके जाना ये तक नहीं लोगों को पता। यानी नमूनिया अगर हो रहा है तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या अवेयरनेस दी है, क्या लोगों को बताया, कुछ भी नहीं किया गया। और नमूनिया की वैक्सीन की 3 डोजेस छोटे बच्चों को पैदा होते ही लगाई जाती है 2 साल तक। यानी अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसको फौरी तौर पे नमूनिया की एक वैक्सीन लगाई जाती है, फिर 1.5 महीने के बाद, और फिर 2 साल तक। और ये जो 3 वैक्सीन दी जाती है, ये नमूनिया के लिए दी जाती है। और आप इस बात को सुनकर हैरान हो गए कि ये जो वैक्सीन बच्चों को दी जाती है पैदा होते साथ, ये जो इस वक्त नमूनिया है उसके लिए कोई इफेक्टिव नहीं है वो। यानी इतना पैसा लग रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने अगर हिफाजत बच्चों को ये क्या बात हुई है? ये जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो सरकारी एक प्रोग्राम है कि जी ये वैक्सीन लगानी है आपने, ये वैक्सीन लगानी है, तो हमारे भी बच्चों को लगी हैं, आपके भी इर्द गिर्द लग रही होंगी। ये जो आजकल नमूनिया फैला हुआ है, ये वैक्सीन उसके खिलाफ कोई कारगर नहीं साबित होगी? कोई कारगर नहीं है। ये डायरेक्टर EPI से मेरी बात हुई, उनसे मैंने बाकायदा तौर पे डॉक्टर मुख्तार से पूछा कि आप लोग तो इतना ढंडोरा पीटते हो कि हमने नमूनिया की वैक्सीन हिफाजती टीकाजात में शामिल कर लिया है, 3 डोजेस आप बच्चों को दे रहे हो, तो उसको तो बच्चों को तो होना ही नहीं चाहिए। आप ये देखो, उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि देखिए इस वक्त जो नमूनिया की जो वेरिएंट इस वक्त फैला हुआ है उसकी शेप डिफरेंट है, उसके ऊपर कोई उसका असर ही नहीं होगा। नहीं तो ये कोविड है, ये नमूनिया है, या ये भी डिटरमिन नहीं कर पाए अभी? इन्होंने किया ही कुछ नहीं, तो करना क्या है? कोविड के टेस्ट तो कब से ख़त्म हो गए हैं। कोविड के टेस्ट तो हॉस्पिटल में हो ही नहीं रहे, किसी को क्या पता कोविड है या क्या है।
और नमूनिया की जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो सबसे पहले चेस्ट के अंदर से साउंड आना शुरू हो जाता है। और गली मोहल्लों के अंदर ये जो क्लिनिक खुले हुए हैं, ये इनको पता ही नहीं चल रहा कि बच्चों को नमूनिया हो रहा है। सबसे पहले आप एक्सरे करवाएं, एक्सरे से ही क्लियर हो जाता है कि लंग्स की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर जो डॉक्टर गली मोहल्लों के बैठे हैं वो दवाइयाँ दे देते हैं। आज उम्मे फरवा आप हमारे लिए डॉक्टर जावेद अकरम से रब्ता करें और फिर कल इसका फॉलो अप लेते हैं, बिकॉज वी नीड टू हैव देयर स्टांस ऑन दिस कि अब तक क्या किया है क्या नहीं किया एज वेल। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस अगेन दिस मॉर्निंग, थैंक यू। सो वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब और निगरान वज़ीर सेहत आई होप कि इस बात का नोटिस लें कि एक तो नमूनिया की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, फिर जो डेटा है वो कोई कॉन्क्रीट नहीं है कि कितने लोगों को एक महीने 20 दिन में लाहौर में गिरदोनवा में नमूनिया, ऐसा हो सकता है कभी कि 300 लोग सिर्फ नमूनिया का शिकार हुए हैं पंजाब में। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी बॉट ना, सो आई गेस समबडी नीड्स टू लुक इनटू इट। दुनिया तो उसी तरह चल रही है, लेकिन गज़ा की सूरत हाल अब तक अबतर है और अपडेट हम आपको ये करेंगे कि इस्राइली फ़ौज की गज़ा में अल-अक़सा अस्पताल के अतराफ़ शदीद बमबारी की खबरें सामने आई। 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। गज़ा में इस्राइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ दुनिया भर में एहतजाज भी जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में यहूदी रबियों ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया। अक़वाम मुत्तहिदा से सलामती कौंसिल में गज़ा जंगबंदी पर अमरीकी वीटो रुकवाने का मुतालबा किया। अमेरिका में गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा करते सैकड़ों अफराद ने न्यूयॉर्क के पुलों पर ट्रैफिक रोकी। पुलिस ने 325 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। फ़लस्तीन की मुज़ाहिमती तंजीम के हमले, 9 इस्राएली फ़ौजी हलाक होने की खबरें सामने आई। 27 ज़ख्मी हुए हैं। तबाह मकानों और इमारतों से इस्राएली फ़ौजियों पर मुहलिक हमले। इस्राएली फ़ौज ने ये बताया जा रहा था कि बिलाखिर इलाका खाली कर दिया और इसराइल ने ड्रोन ऑपरेशन कमांडर हैं उस समय हमास के 40 अफराद को शहीद करने का इन्होंने दावा किया है। सो ये है सूरत हाल, मतलब सूरत हाल वही है जो थी। मजमूई तौर पर 23,200 से ज़ायद अफराद गज़ा फ़लस्तीन में शहीद हो चुके हैं। जो इलाका है वो मलबे का ढेर ही है और इसी इलाके की सूरत हाल हम जानने की कोशिश करेंगे। हशाम महना हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान ICRC। Thank you Hasham for joining us. I hope you're well. Can you please tell us that what do you see around? Is the condition getting worse day after day? Day after day, we're witnessing more and more families evacuating from the middle governorate of the Gaza Strip, heading to Rafah governorate in southern Gaza Strip, which used to be inhabited by approximately 300,000 people only before this conflict erupted. And now, according to UN reports, it's inhabited by over 1.5 million people. So the vast majority of the population of Gaza Strip are now taking shelter at Rafah governorate, which makes it the most densely populated area on Earth. This creates extra pressure on the availability of resources essential for survival, like water, dedicate for human consumption, food supplies, and alternatives of energy or fuel. It's getting very condensed, highly populated. Sometimes it takes us hours to get past a few hundred meters, which impedes our ability to move freely and safely. ये सूरत हाल है। चूँकि रश इतना बढ़ गया है, जो जगह बची हैं वहाँ पे इतना रश होता है कि चंद मीटर का फासला तय करने में घंटे लगते हैं और दुनिया में एहतजाज जारी है। हर कोई अपनी कैपेसिटी में एहतजाज कर रहा है। बिग बैश लीग में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए मैच के दौरान अपने जूतों पर अमन की अलामत फाख्ता और जैतून की शाख की तस्वीर बनाई इन्होंने, और उन्होंने वही जूते पहने जो इन्हें ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसमें पहनने से मना कर दिया गया था ICC की तरफ से। सो येस, ही वो दैट इन द बिग बैश मैच। सिंध में इन्फ्लुएंजा के मरीज़ों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इससे पहले हम पंजाब की सूरत हाल मालूम कर रहे थे जहां नमूनिया के केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अस्पतालों में इतना बोझ है कि बच्चों को लाते हैं, नेबुलाइज़ कराने के लिए कहते हैं, फिर नेबुलाइज़ करा के बच्चों को घर वापस भेज देते हैं और बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो नहीं घर पे नेबुलाइज़ कर पाते, वो नहीं समझ पाते कि कितनी दवा डालनी है, क्या करना है, और फिर बच्चों की हालत बिगड़ रही है। इसी तरह सिंध में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है इन केसेस में। इसके अलावा कोरोना के नए वेरिएंट फैलने का ख़तरा भी मुसलसल आपको
सबको पता है बढ़ रहा है। बैरून मुल्क से कराची आने वाले 2 अफराद में नए कोविड वेरिएंट JN1 की तस्दीक हुई है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध ने बाकायदा तमाम ज़िला अफसरान को कोरोना वार्ड कायम करने और मुश्तबा अफराद के कोरोना टेस्ट करने की हिदायत भी की है। और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें कहा जा रहा है कि मुतासरा मरीजों के साथ रहने वाले अफराद के भी कोरोना टेस्ट किए जाएँ और अगर मुस्बत आएँ, पॉजिटिव आ जाएँ तो उन्हें आम मरीजों से अलग कर दिया जाए। अब ये तो है हिदायतनामे में वैक्सीनेशन का अमल तेज़ करने की हिदायत भी की गई है, यानी कि जो बूस्टर शॉट्स हैं। सिंध हुकूमत इशारे दे रही है कि हालात बिगड़े तो कुछ सख्त इक़दाम उठाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी मालूम हुआ है कि कराची के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों जिना अस्पताल सिविल अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग किट्स ही मौजूद नहीं हैं। पंजाब में भी हमने यही अभी सूरत हाल मालूम की थी, वहाँ टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं सरकारी अस्पतालों में कोविड के, और सिंध में भी यही खबर आ रही है। एक परेशानी ये भी है कि नए कोरोना JN1 और इन्फ्लुएंज़ा की कुछ अलामात मिलती जुलती हैं और लोग इन्फ्लुएंज़ा को कोरोना या कोरोना को इन्फ्लुएंज़ा समझ रहे हैं। सो बहुत ही कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल है। डॉक्टर साद नियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, निगरान वज़ीर सेहत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिचुएशन? अभी हम लाहौर और अतराफ़ से बात कर रहे थे, हमारे नुमाइंदों को डेटा तक मैसर नहीं है कि इन्फ्लुएंज़ा या नमूनिया के कितने मरीज़ लाहौर और इसके अतराफ़ में मौजूद हैं। क्या सिंध में या पर्टिकुलरली कराची में हमारे पास डेटा मौजूद है कि ऑन ग्राउंड अभी है क्या सूरत हाल? हेलो जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, हम अभी तफसील से बात कर रहे थे। पंजाब में भी नमूनिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, फिर सिंध में कोविड के 2 नए मुश्तबा मरीज़, फिर इन्फ्लुएंज़ा के केसेस बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में उस तरह से कोविड टेस्ट नहीं किया जा रहा है। अभी डेटा कुछ आपके पास मौजूद है कि नमूनिया या इन्फ्लुएंज़ा के कितने मरीज़ हैं, या जो रिकवर हो गए हैं, या जिनकी अमवात हुई हैं, या जो ज़ेर इलाज हैं अस्पतालों में मुख्तलिफ? इन्फ्लुएंजा से तो मेरे पास एग्जैक्टली इस वक्त नहीं है, बट आई कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन। जहाँ तक आपने कोविड का ये JN1 वाली बात की है, ये जो अभी तक पॉजिटिव आए हैं, ये एयरपोर्ट में जो रैंडम स्क्रीनिंग हमें बताई गई थी WHO और NCOC की तरफ से, वो ये था कि रैंडम 2% ऑफ द पैसेंजर्स आर बीइंग चेक्ड। उसमें ये जो पॉजिटिव आए थे, उसमें अभी तक हमारे पास जो कंफर्म्ड JN1 वाले आए थे वो 2 थे कल तक। अभी तो ये सिर्फ रैंडम 2% में ही 2 निकल आए। सो कैन दिस बी अलार्मिंग? इसमें वेल व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट एक तो पहली चीज हम इसमें समझना जरूरी है कि दिस कोविड इज कोई ऐसा पिछले वाले कोविड से बहुत सीरियस चीज नहीं है। द इशू इज मोर फॉर पीपल जिनको ऑलरेडी लंग की डिजीज हैं, या जो एल्डरली हैं, या जिनको और कोई ऐसी बीमारियां वगैरह हैं, उनके लिए एहतियात की ज़रूरत है। तो अभी तो हमने जिनको करा है टेस्ट, फिलहाल हमने रिक्वेस्ट किया है कि आई थिंक वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट दैट वी आर डूइंग। किट्स हमारे पास एयरपोर्ट पे टेस्टिंग के लिए मौजूद हैं, और दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। शहर के अंदर हमारी अपनी इंडिजिनस पॉपुलेशन में जो आपको अभी तक जितने भी सस्पेक्टेड थे वो सारे के सारे इन्फ्लुएंजा ही थे, उसमें कोई हमें JN1 नहीं मिला था, और ये जो आए हैं ये बाहर से आए दोनों। तो इसलिए हमें ज़ाहिर एयरपोर्ट पे थोड़ी सी बढ़ाने की ज़रूरत है स्क्रीनिंग की। हमने लोगों को कहा है कि जो जहाज़ पे आ रहे हैं वी हैव रिक्वेस्टेड देम टू वेयर मास्क। मैंडेटरी नहीं किया, बट वी हैव सजेस्टेड कि आप मास्क पहन लें, और जिन लोगों को पॉजिटिव हुआ है उनके जो घर वाले हैं उनको क्वारंटाइन जिनको किया है उनको हमने DHO हमारे अस्पतालों में अभी सरकारी अस्पतालों में कोविड के टेस्ट की सहूलत मौजूद है आवाम के लिए, या अभी नहीं हो रहे हैं टेस्ट? सरकारी अस्पतालों में जो आप कह रहे थे कि कोविड की बिल्कुल किट्स नहीं है, ऐसा तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, बट ऑब्वियसली अगर कोई बहुत लार्ज वॉल्यूम आ गया तो वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड फॉर एक्स्ट्रा किट्स। बट मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह हमें इतना बड़ा मसला इसमें होना चाहिए। इसमें सिर्फ हमें जो एहतियात हमने पहले भी किए हैं कि जिसमें हमने सजेस्ट किया था, पहले भी मैंने आपसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड we have been talking about this for years now, almost. जी, but that's all that is needed for it. इसके अलावा अभी फिलहाल we don't need to actually raise कोई अभी हमारे ऐसे अलाउंस नहीं है। डॉक्टर साहब, अक्टूबर एंड नवंबर दिसंबर मतलब, और अब जनवरी शुरू हो गया, एक वायरल कह लें या इन्फ्लुएंजा कह लें या जो भी, इतना कोई ख़तरनाक किस्म का कराची में फैला हुआ था कि एवरीबडी वाज समहाउ गेटिंग इन्फेक्टेड।
बुखार उतरता ही नहीं था, हर 4-4 घंटे बाद भी अब दवा लेंगे तो बुखार कहीं सबसाइड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जिनको 2-2 दफ़ा कोविड हुआ हुआ है वो कहते हैं जी हम तो भूल गए कोरोना को, हमें तो इसने हशर नशर कर दिया। वो क्या था, मतलब व्हाट वाज दैट? It was a type of influenza virus and sadly जो मुझे experts ने बताया वो यही बताया था कि इस पे जो हमारी वैक्सीनेशन जिन्होंने कराई थी उनको भी इसमें जो है ना वो टोटली प्रिवेंट नहीं किया because this was different. But fortunately देखें इन्फ्लुएंजा का जो मामला है, फ्लू का जो मामला है और ये जो पीरियड आपने कहा है, इसमें सबसे ज़्यादा एहतियात जो करने की ज़रूरत होती है वो उन्हीं लोगों को होती है जिनका मैंने पहले जिक्र किया है। आम जो लोग हैं यस उनको इसके सिम्टम्स ज़्यादा हुए because this was a more potent virus. As in it took normal healthy people weeks to recover from this virus. Yes, but that can happen with a lot of newer forms of the similar virus. This is something that we see quite often. जो उसकी जो mutations बाद में आती हैं या जो उसके जो forms बनते हैं, they become more potent and worse in terms of their effects. But fortunately जैसा मैंने कहा कि I don't think कि हमें वो इसमें वो वाला मामला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जो हम शुरू में सस्पेक्ट कर रहे थे कि जैसे a lot of them we thought were going to turn out to be आपका कोविड but they were not. अच्छा, आप रिकमेंड करेंगे कि जो एल्डरली हैं या जो जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम है वो नमूनिया की वैक्सीन लगवा लें? क्योंकि अभी हम पंजाब से रिपोर्ट ले रहे थे, वहाँ तो नमूनिया की वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। नमूनिया की वैक्सीन में आप अपने आप को एक ही चीज़ से प्रिवेंट कर पाएंगे ना। नमूनिया की डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो इट डज नॉट गारंटी यू प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज निमोनिया। तो दिस इज द प्रॉब्लम। सो वैक्सीनेशन इज नॉट going to protect. I think what is going to protect is not only for COVID but even otherwise. ये लोग जो हैं जो elderly हैं या जो frail हैं या जिनको chest की diseases हैं, wearing a mask probably would help them a lot more than anything else. And वो जो COVID कोरोना की दोबारा से बूस्टर शॉट्स लगाने की बात हो रहे थे वैक्सीन के कि वो जो ऑर्डर हो गए हैं आ जाएंगे 6 महीने से ज़्यादा अगर आपको हो गया है तो आप एक वैक्सीन का शॉट लगवा लें, उसका क्या स्टेटस है? क्या आवाम अगर चाहें, अगर वो लगवाना चाहें तो लगा सकते हैं? कहीं पे शहर में अवेलेबल हैं वैक्सीनेशंस कोविड की? आई एम श्योर वैक्सीनेशन कोविड की अवेलेबल होगी बट इज दैट समथिंग दैट्स रिकमेंडेड करंटली? इसको तो इसका जवाब मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं है कि बूस्टर लगाने की इस वक्त ज़रूरत होगी। नंबर वन, वुड द बूस्टर प्रिवेंट यू फ्रॉम दिस म्यूटेटेड फॉर्म, द न्यूअर type of virus? That also we don't know. So I think for now I would suggest जैसे हैं वैसे ही मास्क पहने। मास्क yeah, because I don't think कि कोई हमारे पास एविडेंस है unnecessarily पैनिक भी करें और गैर ज़रूरी हम ऐसी चीज़ें करें जिससे हो सकता है कि हमें फ़ायदा नहीं पहुँचे, नुकसान का इम्कान भी हो सकता है। ऑलराइट। और पंजाब में हमने देखा कि बच्चों की ज़रा छुट्टियां वगैरह बढ़ा दी गई, छोटे बच्चों को कहा गया कि भाई अभी तो ना भेजें। वहाँ तो खैर सर्दी का और ही लेवल है, नमूनिया वगैरह भी फैल रहा है। यहाँ पे आपके ख्याल में इन्फ्लुएंजा हो रहा है तो भी सूरत हाल अंडर कंट्रोल है? आई डोंट थिंक सिंध में सिचुएशन इज नॉट लाइक पंजाब में। सिर्फ वेदर का फैक्टर के साथ साथ आपको पता है वहाँ पे जो स्मॉग वगैरह का भी प्रॉब्लम है, दैट डजंट हेल्प योर चेस्ट इश्यूज, व्हेयरएज वी डोंट हैव दैट प्रॉब्लम इन सिंध। कराची और लाहौर बस ऊपर नीचे ही होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में। थैंक यू डॉक्टर। एयर क्वालिटी इज सेपरेट, एयर क्वालिटी इज सेपरेट बट स्मॉग इज सेपरेट। उसमें ज़ाहिर धुंध मिल जाती है तो वो और मुतासिर करती है। बहुत शुक्रिया आपका। बट अदरवाइज़ आलूदा तरीन शहरों की अगर बात की जाए दुनिया में, सो कभी कराची भी ऊपर होता है, लाहौर नीचे होता है। और लाहौर तो आपको पता ही है माशाल्लाह नंबर 1 ही होता है अक्सर, विच इज़ अ ट्रेजेडी। बट उसमें अगर नमी और वो धुंध वाला सारा अफेक्ट हो जाए तो वो तो फिर किलर हो जाता है ना। आपके लिए सांस लेना दुश्वार है। अगर आप ऑलरेडी सांस की बीमारी में मुब्तला हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही हैज़र्डस हो सकता है। अच्छा जी, एक अच्छी खबर, बाइख्तियार ख़वातीन की तरफ एक और कदम। और ये सुन लीजिए कि जो मर्द ख़वातीन को अनाड़ी ड्राइवर कहते हैं ना, वैसे वो दुनिया में जाएंगे तो उनका अपना मजाक उड़ेगा। और ये जो हमारे यहाँ बिला वजह मर्द मजाक उड़ाते हैं वो अपनी आदत बदल लें। ख़वातीन आपको कराची में बड़ी बसें चलाती हुई नज़र आएंगी और वो भी बस चंद दिनों में।
सिंध हुकूमत की जानिब से शुरू की गई पिंक बस अब ख़वातीन खुद चलाएंगी, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के ताउन से 18 ख़वातीन बस ड्राइविंग का पहला तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल करने वाली हैं, और इससे पहले पिंक बसों के लिए ख़वातीन कंडक्टर्स स्टाफ वगैरह था। अब इस तरबियती प्रोग्राम में 17 ख़वातीन का ताल्लुक़ कराची से है, एक का ताल्लुक़ हैदराबाद से है। प्रोग्राम के तहत ख़वातीन बस ड्राइवरों को मोटरवे पुलिस ने तरबियत दी है। पीपल्स पार्टी का सर्टनली ज़बरदस्त ये मनसूबा था, और ये जो फॉरवर्ड थिंकिंग है ना, जिसमें मेकिंग वेमेन इन चार्ज, एज इन बस ड्राइवर भी औरत ही होगी। आपने देखा है थर में हमारी जो वो कोल माइनिंग फैक्ट्रीज़ हैं और वो सारे जो पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पे ख़वातीन ट्रक बड़े बड़े लोडर्स चलाती हैं, ट्रक्स चलाती हैं। ख़वातीन हमारे खेतों में ट्रैक्टर भी चलाती हैं। तो मेरा ख्याल है बस चलाना भी, लेकिन कराची में ड्राइविंग वैसे ही मर्दों के लिए भी ट्रिकी होती है। सो जिस तरह मर्दों के लिए ट्रिकी है उसी तरह ख़वातीन के लिए भी है, इसमें कोई तफरीक नहीं है। सो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। हमारे साथ हुमा अशर मौजूद हैं, इन मामलात को बड़ा बारीकी से देखती हैं, जेंडर स्टडी पे फोकस करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका हुमा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। हम आहिस्ता आहिस्ता अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, आई बिलीव। जी, एक्चुअली इनिशिएटिव जो लिया था गवर्नमेंट ऑफ सिंध का था इनिशियली कि पिंक बसेस जब स्टार्ट की गई थी तो उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम जाएं, फीमेल मोबिलिटी क्या क्राइटेरिया था, और थर्ड ये था कि हम जेंडर इंक्लूसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर आएँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारा मेल डोमिनेटेड सेक्टर है, उसमें ख़वातीन का जो एक इंडक्शन है कि हम उनको एज अ फीमेल बस ड्राइवर लेके आएँ। तो उसको जब हमने पिंक बस के बाद हमने सोचा कि हम ड्राइवर्स की ट्रेनिंग भी स्टार्ट करें, बट ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे, डिफरेंट इश्यूज़ थे कि एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपके साथ पैसेंजर्स होते हैं, तो उसके लिए फिर हमने नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के साथ कोलैबोरेशन किया, उनकी सपोर्ट ली कि वो इनको 45 डेज़ उन्होंने ट्रेन किया रोड सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो कराची के अंदर है। उसके बाद 1 मंथ की ट्रेनिंग अभी ये हमारी NRTC के साथ मेहरान बस डिपो के अंदर इनकी हो रही है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास जितनी बसेस हैं, पीपल्स बस सर्विस के अंडर जो बसेस आती हैं, EV बसेस हैं, आपके पास ग्रीन बसेस हैं, हाइब्रिड बसेस हैं, तो उन बसेस के मॉडल स्पेसिफिकेशन वो सारी चीज़ें इन्हें बताई जा रही हैं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि ड्राइविंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। तो इस वजह से अभी हमारा ये जो अगर इस प्लान को देखें तो दिस इज़ द फर्स्ट इनिशिएटिव टेकन बाय एनी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो ड्राइवर्स पिक एंड चूज़ की गई या फिर उन्होंने टेस्ट दिया या अप्लाई किया, ये क्या अखबार में इश्तिहार आया था कि क्या प्रोसेस दिस वाज बेसिकली हमारा सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी का एक प्रोजेक्ट है, कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था कि जेंडर एक्शन प्लान के तहत होते हुए कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें सारी ख़वातीन की, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट हमने इनिशियली पब्लिश की। फिर हमने जो है इंटरव्यूज़ किए, शॉर्ट लिस्टिंग की कि कौन को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने मिनिमम रखा, क्योंकि अगर हम देखा जाए कि हमारा एजुकेशन ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आई थी आपके पास? नो, हमारे पास वी वर एक्सपेक्टिंग 30 और 35, बट हमारे पास लेस देन 30 एप्लीकेंट्स आई थी एप्लीकेशन, व्हिच इज़ वेरी ट्रैजिक। भाई मतलब दिस इज़ अ गुड जॉब, दिस पेज वेल एज वेल। यस। तो उसके बाद उनमें से बहुत एक्चुअली थोड़े से हर्डल्स भी थे कि कुछ लोगों को इनिशियली, क्योंकि आप समझे कि इट्स लाइक का टैबू टाइप ऑफ अ थिंग कि ख़वातीन भी बस ड्राइव कर सकती हैं, लोगों को ये लग रहा था कि ये बहुत ही कोई डिफरेंट या कोई अच्छा सेक्टर नहीं है जहाँ पे हम जो है एज ए ड्राइवर काम करें। बट नाउ जब हमने इन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया, फिर इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो ये जो 18 हमारे पास ट्रेनीज़ हैं, दे आर वेरी हैप्पी, अब दे आर कॉन्फिडेंट, दो कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट वेरी लिटरेट। हमारा क्राइटेरिया था कि हम मैट्रिक या इंटर मिनिमम क्राइटेरिया है, ताकि उतना एटलीस्ट आपको पढ़ना लिखना थोड़ा आना चाहिए, ताकि आप डिफरेंट चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो अब जो है हमारे पास एक जो है खातून वो हैदराबाद से डेली ट्रैवल करके आती हैं, 3 जो हैं इसमें से वो इंटीरियर सिंध से हमारे पास आई हुई हैं। आपका इत्तेफाक हुआ है बस चलाते हुए देखने जी, बस मैंने खुद भी चलाई है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जी, जब हम इनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं तो अभी मैं काफ़ी सारे लोग, मैं तो यूजुअली विजिट कर रही होती हूँ यहाँ पर इनका मेहरान डिपो के अंदर, तो माशाल्लाह दे वेरी कॉन्फिडेंट। और उसमें से कुछ जो हैं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है HTV का, उसका एक क्राइटेरिया भी होता है, तो इसमें से सर्टेन जो हमारे पास कुछ फ्यू जो ट्रेनीज़ हैं वो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती हैं। तो उसके क्योंकि हम इनको फिर उनमें जो सिलेक्टेड हमारे पास होंगी, जो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगी, उनको हम थोड़ा सा आगे और लेकर जाएंगे, ताकि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में वो बस चलाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। बाकी ख़वातीन हैं जो कुछ क्राइटेरिया को मीट करने में, क्योंकि सर्ट फ्यू ईयर्स चाहिए होते हैं आपको,
तो उनको हम डिफरेंट जगह पे हमारा प्लान है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर प्लेसमेंट कराएं। पिंक बस के अंदर ग्रीन लाइन है, ऑरेंज लाइन है, एज अ बस होस्टेस वो काम करें, एज अ को बस ड्राइवर काम करें, क्योंकि जब वो इस सेक्टर के अंदर रहेंगी और इस फील्ड को देखेंगी, ऑब्जर्व करेंगी, तो आप समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप उसके थ्रू और अभी तो लिटरली बारिश का पहला कतरा कहते हैं ना, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। जी, अभी दिस इज आवर फर्स्ट पैच, दिस इज योर फर्स्ट पैच एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट हियर। सो हमारी ही गुफ्तगू से सैकड़ों लोगों को, लाखों लोगों को मालूम हो रहा होगा कि भाई ये हो रहा है। बहुत सी खवातीन को हो सकता है इससे पहले पता ही ना हो और वो चाहती हैं ना। अब हमारे पास जो आता है रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पेज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करेंगे, ताकि वो भी एक हमारी सोसाइटी का पार्ट है, उनको भी तो हम यहाँ बता दें ऑल दोज वुमेन और ट्रांसजेंडर्स हु आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? दे कैन सी द एडवर्टाइजमेंट बिकॉज हम लीडिंग न्यूज़पेपर्स के अंदर अपना एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करते हैं। दैट वेबसाइट है आपकी कोई जहाँ भी है वो वेबसाइट ऑल्सो, बट जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया होता है न्यूज़पेपर के अंदर आप पब्लिश करें, तो उसके अंदर हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एक होता है सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी फॉर फीमेल बस ड्राइवर्स और द ट्रांसजेंडर्स और लाइक एनीथिंग, तो उसके अंदर हमने इसको पब्लिश किया था। और नेक्स्ट भी अगर नेक्स्ट मंथ में आफ्टर अ मंथ और वाइल तो इंशाल्लाह जाए, क्योंकि अब हमारी ये वाला जो फर्स्ट बैच है टुवर्ड्स कंप्लीशन है, तो जैसे ही हम इनकी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगी सब चीज़ें। अभी ये इनमें से कितनी खवातीन हैं अभी ट्रेनिंग चल रही है? ज़ाहिर है उसके लिए सड़क पे सारी शायद ना आ सकें बस के साथ, कुछ आ सकें। कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि हाँ जी ये प्रैक्टिकली हमें कराची की सड़कों पे औरतें बस ड्राइविंग करती हुई नज़र आएंगी? इसमें से जो कुछ है जो क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगी 2 to 3, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर तो वो प्रॉपर आप समझें कि बस ड्राइविंग सीट के ऊपर होंगी इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मिस्टर कमाल रायो साहब, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि जब हमने आइडिया इनिशिएट किया था और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी हमें बहुत सपोर्ट थी, बोर्ड में हम इसको लेके गए, तो थोड़ा सा आपको पता है ना कि कुछ चीज़ें जब तक आप कोई चीज़ को टेकअप नहीं करते तो इश्यूज चैलेंजेस कैसे होगा, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे करेंगे। बट हमारी पूरी टीम ने, स्पेशली मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने, तो हमें कहा नहीं गो अहेड एंड वी विल सी कि क्या क्या हर्डल्स। दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, आई गेस दिस द वेरी थॉट गिवन टू इट इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल, वी शुड ऑल अप्रिशिएट इट। और अभी तो ये पहला, ये दुनिया में भाई औरतें इतने बड़े बड़े 17-40 व्हीलर ट्रक चलाती हैं, इनमें पेट्रोल इधर से उधर लेके जाती हैं, जहाज़ तो चले उड़ाती ही हैं। सो दिस शुड नॉट बी अ बिग डील। और अभी ये शुरू हो गया है तो फिर द होल कंट्री शुड फॉलो, और कराची में और सिंध में तो बढ़ना चाहिए सर्टनली ये मामला। अभी बहुत सी लड़कियों को, औरतों को पता लग रहा होगा। आई नो सो मेनी पीपल, women myself, who are far better drivers than men. Yes, absolutely. I myself are you a very good driver? Yes, alhamdulillah. ठीक है ना, तो आपको भी पता होगा कि बहुत सारे लड़की, this has got nothing to do कि आप औरत हैं या मर्द हैं, ये आपके अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप ये स्किल है बेसिकली। आप अगर मर्द हैं तो भी आप अच्छी कर सकते हैं, बुरी कर सकते हैं, औरत हैं तो भी आप अच्छी कर सकते हैं, बुरी कर सकते हैं। सो कीप एन आई अखबारात पे औरतों, और जैसे ही ये इश्तिहार आया आप मज़ीद अप्लाई कर सकती हैं। ये अभी फ़िलहाल जो ड्राइवर्स हैं ये सिर्फ पिंक बसेस चलाएंगी या फिर could be driving any bus? हमने इनको पिंक बस तक बिल्कुल लिमिटेड नहीं किया, क्योंकि देखिए जी ऑप्शन अगर हम रखें कि फीमेल, हमारा बहुत सारे और भी रीज़न, जैसे हम हरासमेंट के ऊपर बात करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उसके अंदर अगर आप देखें तो इसका रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें उस रेशियो को भी अगर कम करना है तो हमें इनमें मिक्स ट्रैफिक या मिक्स बसेस, जो हमारी रेड बस है, ग्रीन लाइन है, ऑरेंज लाइन है, या तो इसके जैसे जैसे हमारी, जैसे हमारा जो कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट है उसकी येलो लाइन है, हमारी एक रेड लाइन एक और भी बन रही है ट्रांस कराची के अंदर। तो जितनी भी लाइंस हैं इंशाल्लाह हम इन लोगों को उन सारी लाइंस के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, कि ताकि सिर्फ ये उसी सेक्टर तक लिमिटेड ना रहे कि भाई सिर्फ खवातीन, अगर आपके पास पैसेंजर हैं तो खवातीन ही ड्राइवर्स हों। अगर आपके पास जैसे येलो, ग्रीन, लाल, नीली, पीली, ये लाइनें ना हम बहुत अरसे से सुनते भी रहे हैं, कुछ तो चले बन गई, कुछ बनने का नाम नहीं ले रही हैं। नहीं, होपफुली इंशाल्लाह अब बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आप सुनेंगे फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एंड वी आर वर्किंग हार्ड एंड आवर टीम आर वर्किंग वेरी रिगोरसली ऑन द लाइक जो इश्यूज़ थे बहुत सारे, आपको पता है हर जगह हर्डल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाए ना आप लोग, बिकॉज इस शहर ने बहुत सफ़र किया है, दिस सिटी डिजर्व्स अ गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नहीं, होपफुली आपके पास देखें, क्योंकि आप 21 किलोमीटर की, दे आर डिफरेंट लाइंस। हमारी येलो लाइन जो कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट की है, दिस इज द 21 किलोमीटर्स कॉरिडोर स्टार्टिंग फ्रॉम द दाऊद चौरंगी एंड एंड चट्टा चारा कायदीन, एंड फ्रॉम देयर दूसरी जो हमारी रेड लाइन है वो इसको कनेक्ट करेगी, वो जाएगी टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। तो ये कितना काम हो गया है इन पर? हमारा तो अब समझें कि सबसे फर्स्ट हमारा जो स्टेप वो जाम सादिक ब्रिज का है, कंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन, तो इंशाल्लाह वो स्टार्ट होने वाली है इन द फर्स्ट सेक्टर। और जो रेड लाइन बस है
वो उसके तो ऑलमोस्ट आप देखें कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, तो होपफुली कि विद इन अ ईयर और 2 तो आप एक बस को जो रेड लाइन है वो तो आपको नज़र आएगी रोड्स पर, फिर पैरेलली हमारी जो येलो लाइन है होपफुली वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह करे जी। थैंक यू एंड दिस इज़ गुड, कीप इट अप। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड आपकी क्या राय है इस बारे में? आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। हम आशर हमारे साथ मौजूद थी। कल अदालत से बहुत ख़बरें सामने आई और बड़े बड़े फ़ैसले भी आए। कल अदालत से ऐसे बड़े फ़ैसले आए जिनका पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत और निज़ाम इंसाफ से बराह रास्त सर्टनली ताल्लुक़ है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये फ़ैसले मुल्क के सियासी, जमहूरी और अदालती निज़ाम में वाज़े बेहतरी के इशारे कर रहे हैं। कल पेशावर हाई कोर्ट से पहला फ़ैसला आया। अदालत ने तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का निशान बहाल कर दिया। ये PTI के लिए बड़ी खुशखबरी थी और पार्टी रहनुमा इस पर खुश भी थे। सर, पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दे दिया और बल्ले का निशान हमारा रिस्टोर हो गया है। देखो, ये सिर्फ बल्ले का निशान PTI के लिए एक निशान नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। बहुत हो गया, क्योंकि इलेक्शन ये जो पहला आपको याद है जब ऑर्डर आया था कि सिंबल वापस हमें मिला था एक इंटरिम ऑर्डर से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं माना था, तो हमने बर्दाश्त किया। सुप्रीम कोर्ट बेशक जाते रहें, लेकिन इस जजमेंट की उन्होंने कहा है कि फिल फॉर उस पर अमल दरामद होना चाहिए और हम देखते हैं कि अभी 15 मिनट बाद वो आता है वेबसाइट पे कि नहीं। ये तो था PTI का रिएक्शन। पेशावर के बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसले आने लगे। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत का खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा। ये वो केस था जिसमें साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन तोड़ने पर सज़ा सुनाई गई थी। फैसले से लग रहा है कि मुस्तकबिल में आमिरों और आइन तोड़ने वालों के लिए अदालतें नरम गोशन नहीं रखेंगी ताकि कोई प्रेसिडेंस तो सेट हो सके। कल सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का तफसीली फैसला भी जारी किया। 125 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले की इब्तिदा में कहा कि बरतानिया में बदतरीन जंग में भी कवानीन खामोश नहीं थे। तफसीली फैसले में कहा गया कि आर्मी एक्ट का एक सेक्शन 1967 में उस वक्त शामिल हुआ जब मार्शल लॉ नाफिज था। लेकिन कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी खबर और हैरान कुन पेशरफ्त ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी अचानक मुस्ताफ़ी हो गए। उनके खिलाफ करप्शन के मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला चल रहा था। मुबैना ऑडियोज़ वाला मामला भी आपको याद होगा। कल 10 गवाहों के बयानात होने थे मगर उन्होंने इस्तीफ़ा देकर जान छुड़ा ली। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन ने उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई की दरख्वास्त दी थी। रिवायत यही रही है कि अगर कोई जज कार्रवाई का सामना करने के बजाय इस्तीफ़ा दे दे तो पेंशन समेत उसकी तमाम मरात बहाल रहती हैं। मज़ाहिर नकवी वही जज हैं जिनकी चौधरी परवेज़ इलाही से बातचीत की ऑडियो भी लीक हुई थी। सवालात उठ रहे हैं कि वो जज जिस पर करोड़ों की करप्शन, नाजायज़ जायदादें बनाने का इल्ज़ाम हो, महज इस्तीफ़ा देकर इल्ज़ामात से बरी कैसे हो सकता है और ताहयात मरात का हकदार कैसे करार पाएगा। मतलब पेंशन, जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो उन्हें मिलती रहेंगी। आपको बताते चलें कि जस्टिस नकवी को क्या मिलने वाला है। अगर उनकी तनख्वाह 15 लाख थी तो उन्हें तनख्वाह का 70% बतौर पेंशन मिलता रहेगा जिस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यही नहीं, उन्हें 2 मुलाजमीन भी दिए जाएंगे जिनमें एक ड्राइवर और एक दूसरा शख्स होगा। 3000 फ्री टेलीफोन कॉल्स, 2000 यूनिट्स बिजली, 2000 यूनिट्स बिजली की हम बात कर रहे हैं, 2500 क्यूबिक मीटर गैस, मुफ्त वाटर सप्लाई, 300 लीटर पेट्रोल और पुलिस की जानिब से हर 8 घंटे की शिफ्ट के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत भी मिलती रहेगी। ये वही शख्स होगा जिस पे संगीन इल्ज़ाम थे, लेकिन चूंकि उसने इस्तीफ़ा दे दिया इसलिए अब उनसे मराद कोई नहीं ले सकता। ये है हकीकत। पाकिस्तान बार काउंसिल के चीफ चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पाशा साहब, पाकिस्तान की आला अदलिया से एक दिन में बहुत सी खबरें आई हैं, बड़ा मसरूफ़ दिन रहा। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का इस्तीफ़ा एक बहुत अहम मामला है। जहाँ जस्टिस नकवी पर कुछ इल्ज़ाम थे वहाँ जाते जाते वो पाकिस्तान बार काउंसिल पर भी इल्ज़ाम लगा कर गए हैं। वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू ऑल दोज इल्ज़ामात, एलिगेशंस? देखिए, बात यह है कि जो अक्यूज्ड होता है वो अपनी सफाई में कुछ भी कह सकता है। वो अगर हमारे जो एलिगेशंस थे उनमें सब्सटेंस ना होता, वजन ना होता, तो वो फिर उनको फेस करते। ठीक है,
उन्होंने इस्तीफा देना सब समझा और यही वजह थी। इस बात की सदाकत है कि हमने जो इल्ज़ामात लगाए वो दुरुस्त थे और उनके साथ हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। मैं अपनी बात बताऊं कि मेरा और उनका एज जज लाहौर हाई कोर्ट एक दिन ओथ हुआ, मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुक थे। लेकिन जब आप किसी मनसब पे पहुंचते हैं, जैसे मैं पाकिस्तान बार कौंसिल का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हूँ, तो फिर मुझे मसलत पसंदी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे ये देखना चाहिए कि इदारे के लिए क्या बेहतर है और मुल्क के लिए। जो चीज़ें हमने लगाई उनमें एविडेंस के तौर पे ऑडियो लीक्स थी, जिसमें आप लोगों को पता है कि एक इश्तिहारी उनके घर बैठा हुआ था जो कि पुलिस को रिक्वायर्ड था। फिर जिस तरीके से उनके पास केस लगवाने जा रहा था अपने वकील के साथ, और वकील जिस तरह उस केस के बारे में बात कर रहा था, जो सर्विस मैटर उनके पास लगा था, तो ये सारे इंटरकनेक्टेड थे। फिर हमने जो उनका प्रॉपर्टी के हवाले से जो प्रूफ साथ लगाए, उस पे आप हैरान हो जाएंगे कि अगर सारी उनकी तनख्वाह जो उन्होंने सैलरी बतौर जज हाई कोर्ट, जज सुप्रीम कोर्ट, वो अगर ली तो हिसाब मैंने उस वक्त किया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश किया था, वो 11.5-12 करोड़ बनती है। और जो सिर्फ एक प्लाट है 2 कनाल का, उसकी जो वैल्यू है से हमने पता करवाई तो वो 50 करोड़ थी। तो इस तरह मुतअद्दिद जायदादें उनकी हैं, उनके बच्चों के हवाले से। बहरहाल एक चैप्टर क्लोज हो गया। उनका वो इल्ज़ाम लगाते रहे। सिर्फ हम इतना कहेंगे कि हम बिल्कुल साफ नीयत थे, हमारी उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। हमने बतौर शहरी और बतौर नुमाइंदा वकला एक अपना राइट जो था वो एक्सरसाइज किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। हसन साहब, अभी इस्तीफ़ा भी मंजूर हो गया है और अभी आप कह रहे थे कि एक चैप्टर क्लोज हो गया, अब इस पर क्या बात करें। लेकिन सर, एक राय ये भी नज़र आ रही है कि ये चैप्टर तो क्लोज हो गया या उनका इस्तीफ़ा इस चैप्टर को तो क्लोज कर देता है, फिर भी साबिक जस्टिस पर बड़े सख्त और संगीन इल्ज़ाम थे। अभी आपने खुद ही उनकी अरबों की प्रॉपर्टीज़ का जिक्र कर दिया। उनके पास लोगों की राय ये है कि ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बड़े माहिरीन की राय ये है ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दें और साबिक जस्टिस वाली तमाम मराद के हकदार बने। सो ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। अभी ये बता दें कि गुज़श्ता 2 दिनों की मिसालें लें तो ताहयात नाअहली वाला मामला हो या परवेज़ मुशर्रफ पर मुकदमे की बहाली, ये भी नज़र आता है कि माजी में कुछ ऐसे अदालती फ़ैसले दिए गए हैं जिन्हें मौजूदा अदालतें ओवरटर्न कर देती हैं या एक तरफ रख देती हैं। ये सवाल आम आदमी के जहन में भी ज़रूर उभरता है कि माजी में ऐसे फ़ैसले देने वालों ने किस वजह से वो फ़ैसले सुनाए हैं, वक्त बदलने पे वो ख़त्म करना पड़े हैं। क्या मुतनाज़ फ़ैसले देने वालों से जवाबदेही का कोई निज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जो अदालतें फैसला करती हैं वो उस फाइल के मुताबिक करती हैं, लेकिन ये टेंडेंसी देखने में आ रही है कि कुछ अदालतों को पोलिटिसाइज किया जाता है या अदालतें खुद पॉलिटिकल मैटर्स में इस तरह इंटरवीन करती हैं कि वो रजीम के साथ साथ वो चेंज होती हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि इस दफ़ा कितने जो जजमेंट्स हैं वो रिवर्स हुई हैं, और ये अच्छी बात है, कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए। मसलन जो अभी हाल ही में वो फैसला हुआ है लाइफ टाइम न्यायालय ख़त्म करने का, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आर्टिकल 62(1)(f) में लाइफ टाइम न्यायालय का जिक्र ही नहीं है, बल्कि पूरे आइन में जिक्र नहीं है, और इंटरप्रिटेशन आइन की करके लाइफ टाइम कर दी गई। तो मैं समझता हूँ कि अदालतों को ज़रूर ये सोचना चाहिए कि आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनको हम क्या देके जा रहे हैं। यही चीज़ें, इसी वजह से तो हमारी अदलिया जो है वो उसका नंबर क्या है, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। ये वाकई एक तल्ख हकीकत है। शुक्रिया आपका हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, एक सवाल जो हमने पहले भी उठाया था, जिस बारे में बात की थी कि ठीक है जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही थी और फिर जज साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, और चूंकि अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है तो जो मराद एक साबिक चीफ जस्टिस या जस्टिस को मिलती हैं, जज को मिलती हैं सुप्रीम कोर्ट के, अब वो इन तमाम के हकदार भी होंगे। मतलब फॉर इंस्टेंस इनकी माहाना तनख्वाह 15 लाख थी तो उसका 70% इन्हें मिलता रहेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसमें बिजली के यूनिट्स भी शामिल हैं ऑलमोस्ट 2000, फिर पेट्रोल भी शामिल है, फिर मुलाजमीन भी शामिल हैं। सो वो सब कुछ इनका बरकरार रहेगा चूंकि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। सो पाकिस्तान बार काउंसिल की राय इस पे सामने आना ज़रूरी है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रज़ा पाशा साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। पाशा साहब, आपको ज़हमत दे रहे हैं, उसके लिए माजरत, लेकिन आपसे जानना बहुत ज़रूरी
ज़रूरी है कि चूँकि अब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और इन पर बड़े सख्त इल्ज़ामात थे, तो क्या होना चाहिए? इनके इल्ज़ामात की तहकीकात आगे बढ़नी चाहिए, चूँकि अब इस्तीफ़ा दे दिया, इनका चैप्टर बंद समझें, इनको जरा मरात किसी भी साबिक जस्टिस को मिलती हैं, जज को मिलती हैं, उसके चूँकि हकदार हैं इसलिए वो इन्हें मिलती रहेंगी और ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। व्हाट शुड हैपन? जी, हमारी बड़ी वाज़ेह राय है, और जब ये रेफरेंस फाइल किया था और काफ़ी दफ़ा मीडिया पे हमारी बात हुई और ये सवाल आपके भाई बंदों ने हमसे किया था कि आप क्या कि जिस तरह आम कोई सरकारी अफसर या सरकारी मुलाजम, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो वैसे ऑफिशियल है, पटवारी, ASI, उनके खिलाफ जब करप्शन के केस आते हैं और वो साबित हो जाते हैं तो उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो सारे पर्क्स एंड प्रिविलेज से वो हाथ धोना पड़ता है उनको, और साथ ही साथ जो उनके क्रिमिनल केसेस इस हवाले से ज़ेरे समाअत होते हैं वो भी चलते हैं और अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं। तो हम इंशाल्लाह कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, हम ये बात रखेंगे कि ये चैप्टर इस तरह क्लोज नहीं होना चाहिए और ये जो इल्जामात है इनको थ्रैश आउट करके उनके खिलाफ कार्रवाई को जारी रखना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए ये नज़ीर बने कि इतने अहम मनसब पे, जो कि इंसाफ देने वाला मनसब है, जब वहाँ पे आप पहुँचते हैं तो फिर इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हसन पाशा साहब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दोबारा पाकिस्तान बार काउंसिल ये मुतालबा रखे कि इनफैक्ट आज ये मुतालबा सामने रखा जाएगा, मामला उठाया जाएगा कि इन इल्ज़ामात की तहकीक होनी चाहिए और सिर्फ इस्तीफ़ा देने से ये चैप्टर बंद नहीं हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ती है। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने। मज़हर साहब, इससे पहले हमने ये इस्तीफ़े की तो बात तफसीली कर ली, लेकिन एक और फैसला आया जिससे PTI को रिलीफ मिला और वो था उनका निशान वापस होना, इंतखाबी निशान। अब इसके सर्टनली दूरस असरात भी होंगे। क्या ख्याल है आपका? ये एक बड़ा रिलीफ तो है पार्टी को, क्या ये कहना गलत होगा कि अब तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस पार्टी के निशान पर वोट पड़ेगा उनको? जी, कुछ ऐसा ही है। कुछ हमारी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ऐसी पार्टियां रही हैं कि जिनके नाम पे वोट पड़ता है, और जनरली ये बात गलत भी नहीं होगी कि पार्टी को वोट पड़ना चाहिए बजाय इसके कि कैंडिडेट को, और पार्टी को कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने का वो होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस वक्त जो माहौल है PTI के लिए, और ज़ाहिर है उनके बानी जो हैं वो जेल में हैं, बज़ाहिर यही लगता है कि वो शायद इस इलेक्शन रेस में ना हो, लेकिन उनकी भी मुझे लगता है यही है कि यही वो होगी, प्रेफरेंस होगी। माजी में भी वो ये कहते रहें कि जी ये ना देखें कौन उम्मीदवार है, बस आप बल्ले का निशान देखें। तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो जो सूरत हाल नज़र आ रही है, और मेरा ख्याल है PTI के लिए बहुत रिलीफ है ये, तो उनके जो वोटर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी कि अगर, क्योंकि बहरहाल अभी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाती है नहीं जाती है पता नहीं, लेकिन जो सिचुएशन आज नज़र आती है तो ये PTI के लिए बड़ा रिलीफ है, और उनके वोटर्स के लिए ख़ास तौर पे कि उन्हें सिर्फ जाके बल्ले पे निशान लगाना है। तो मेरा ख्याल है ये PTI के लिए मैटर नहीं करेगा कि कौन उम्मीदवार है सामने, बल्कि ये मैटर करेगा कि बल्ला जो है वो बैलेट पेपर पे मौजूद है या नहीं है। चलिए, जनरली ये होगा। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर अब्बास साहब, लेकिन ये जनरली ठीक नहीं है। आई बिलीव अगर किसी महल्लेदार को ये पता है कि उसके यहाँ से जो शख्स खड़ा हुआ है किसी भी पार्टी के टिकट से, वो उसका रिकॉर्ड जानता है और किसी भी सियासी मसलहत को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी ने उसे टिकट दिया है, तो आई गेस उस वोटर को, चाहे वो पार्टी से जितनी भी मोहब्बत करता है, लेकिन उसको पता है कि ये शख्स मेरे हल्के के लिए ठीक नहीं है, तो उसको वोट नहीं करना चाहिए। सो ये खैर अल्टरनेटिव राय है एक। आपकी क्या राय है? आप हमें @GeoPakistan TV X हमारा हैंडल है, उस पर बता सकते हैं। वी कैन सी यू टुमारो।